बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टार्ट की थी और उसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन के अंदर हमने देखा था कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, एवेपोरेशन कैसे अकर होती है और एवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारी इन्वायरमेंट पर। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एवेपोरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि एवेपोरेशन को और बॉइलिंग पॉइंट को आपस में सेम नहीं समझना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हम आगे जाके समझेंगे, एवेपोरेशन को आपने बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझना। एवेपोरेशन एक अलग चीज़ है और पानी का या किसी चीज़ का बॉयल होना एक अलग चीज़ है। ठीक है, जो एवेपोरेशन होती है वो पानी के ऊपरी सतह के ऊपर जो अपर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बुखारात की सूरत में उड़ना होता है। ठीक है, वेपर्स की सूरत में। जबकि जो बॉइलिंग होती है वो अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह टुमारोज लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो वेपर प्रेशर का है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डेफिनेशन जो है वेपर प्रेशर की वो मैं सबसे एंड पर आपको करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन कर दूं या बता दूं तो आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो डेफिनेशन जो है वो हम इंशाल्लाह सबसे नेक्स्ट पे स्टडी करेंगे कि हमें पूरे कॉन्सेप्ट की समझ भी आई है, जो डेफिनेशन में लिखा है वो हमने समझ लिया कि नहीं समझा। कल बच्चों हमने एक चीज़ देखी थी जो कि थी एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था कि जो एवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का गैस में चेंज होना, जबकि कंडेंसेशन होता है गैस मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स में चेंज होना। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जहां पर ये दोनों जो स्टेप हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। लिक्विड्स गैस में भी चेंज हो रहे हैं और गैस लिक्विड्स में भी चेंज हो रहे हैं। ये दोनों स्टेप्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक के बाद एक एट अ टाइम हो रहे होते हैं। वो ये स्टेप हो रहे होते हैं वेपर प्रेशर के अंदर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे हो रहे होते हैं। तो देखो बच्चों, आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक कंटेनर है। आप अगर एक एम्प्टी कंटेनर ले रहे हो लेकिन उसके ऊपर कोई लिड वगैरह, मैंने लिड का पहले भी आपको बताया था, लिड जो होता है वो ढक्कन होता है। ठीक है, लैब वर्क में यूज होता है। आप इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ले रहे हो वाटर के। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपने इसको कवर नहीं किया हुआ। एटमॉस्फेयर से हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या कर रहे हैं, वो एवेपोरेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो एयर में आगे शामिल हो रहे हैं। ये तो एक कंडीशन हमने पढ़ ली एवेपोरेशन की। अगर इससे थोड़ा सा ऑपोजिट केस हो, कैसे कि आपने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको आपने कवर कर दिया है एक लिड से। सॉरी, लिड थोड़ी सी मैं बड़ी बनाती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये एक लिड है, इतना कंटेनर है, इतने उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जो आपने क्या किया, आपने इसको हीट प्रोवाइड किया, मतलब कि इसने हीट ली है। आप इसको हीट एनर्जी दे सकते हो। लाइक आप जब वो कोई चीज़ गर्म कर रहे होते हो, प्रेशर कुकर का जो फंक्शन होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन आप इतना सिर्फ समझो कि आप इसको हीट अभी दे रहे हो। तो हीट देने से क्या हो रहा है, जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, वो अपर साइड की तरफ जा रहे हैं, एवेपोरेट हो रहे हैं। क्या एवेपोरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि वो लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहे हैं। अब जब वो लिक्विड से गैस के अंदर चेंज हो रहे हैं ना, तो यहां पर वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, यहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर सपोज आपने रखा है नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना है।
देखो अब क्या हुआ है, जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो कर गए एवेपोरेट और एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। कहां पर? लीड्स की साइड पर और कंटेनर्स की साइड पर जहां पर एम्प्टी स्पेसेस थी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप इनको वेपर्स भी कह सकते हो, वो इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो अपर सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, प्रेजेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। आपस में क्लोजली इन कॉन्टेक्ट आ गए। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने आपस में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने अपने आपस में एक साथ जुड़ने लग पड़े तो क्या हुआ? वेपर्स ही थे ना, गैस के वेपर्स ही थे ना, एक मतलब कि पानी से बने थे ना, तो आपस में वो कर गए कंबाइन और वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो गए? दोबारा लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ। किसका प्रोसेस हुआ? कंडेंसेशन का। जब आपने स्टार्ट किया था रिएक्शन तो क्या हुआ था? फर्स्ट 15 मिनट समझ लो आप, तो वहां पर एवेपोरेशन का जो रेट था वो ज्यादा था, मतलब कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स थे वो गैस के अंदर ज्यादा चेंज हो रहे थे। कुछ टाइम गुजरा तो क्या हुआ? कंडेंसेशन का रेट जो था वो इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड्स में चेंज होना शुरू हो गए। एब्रप्टली नहीं होता, अचानक से नहीं होता, टाइम लेता है कुछ। अब कुछ मिनट बाद एक ऐसी स्टेज आई कि जितने मॉलिक्यूल्स जो थे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, और इस स्टेज को कहा इक्विलिब्रियम स्टेज। ये इक्विलिब्रियम स्टेज थी और इसका स्पेसिफिक नेम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चों? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सी स्टेज है? ऐसी स्टेज जिसके अंदर सेम लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दोनों एट अ टाइम ये प्रोसेस हो रहे हैं। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। ये तो हमें समझ आता है किस वजह से हो रहे थे, क्योंकि हीट उनको प्रोवाइड कर रहे थे। अक्सर बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम ऐसी क्या रीजन हुई कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे कुछ टाइम के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गए। तो बच्चों, जब आपने उनको हीट एनर्जी दी थी पहले वाले मॉलिक्यूल्स को जो कि लिक्विड के बाद गैस में चेंज हुए थे, जब वो एवेपोरेट कर गए, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा थी ना, एवेपोरेट कर गए, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उनकी जो एनर्जी थी ना वो रिड्यूस होगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो होगी रिड्यूस। इसको मतलब कि कहते हैं एंट्रोपी, हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा लो होगी और वो दोबारा जो थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको अब समझाती हूँ कि क्या इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इसकी बुक पे सब कुछ क्या लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स जो थे अपर साइड पर गए, कंटेनर के पास गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उनके अंदर प्रेशर भी था, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे। अब जब उनके अंदर प्रेशर था ना, वो प्रेशर जो था वो एक्सर्ट कर रहे थे किसके ऊपर? वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर भी और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी। ठीक है, अगर हम इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें ना तो वो क्या आएगी हमारे पास? ऐसा प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid at equilibrium with the liquid at particular temperature। क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो थे
वो गैस के अंदर कन्वर्ट हुए, उनके पास कुछ प्रेशर था। अब जब उनके पास कुछ प्रेशर था, उन्होंने क्या किया, इस प्रेशर को एक्सर्ट किया किनके ऊपर, जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे लिक्विड के अंदर। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर्स का प्रेशर जो कि एक्सर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास बुक के ऊपर क्या गिवन है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by liquid vapor. It occurs in equilibrium with the liquid at specific temperature. Molecules continuously evaporate from a liquid. In open containers, vapors mix freely with the air. Closed container trap evaporated molecules above the liquid. Initially, the condensation of vapors occurs slowly. ओवर टाइम कंडेंसेशन रेट इंक्रीज, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, फिर थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन का रेट थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उस स्टेज को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एवेपोरेशन इक्वल्स टू कंडेंसेशन। एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेशक वो गैस के अंदर हो, स्टेट के अंदर कि लिक्विड स्टेट के अंदर हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने पहले थे उतने ही बाद में रहने हैं। ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम भी मैंने रखी है, वो देखो आप। वेपर प्रेशर इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर अबव द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं ना, ये देखें, ये मॉलिक्यूल जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। यही गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को, जिसे क्या कहता है, वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम द वेपोरेशन रेट इक्वल्स द कंडेंसेशन रेट। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों रेट्स जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन अकर एट द लिक्विड सरफेस, ये भी हमें पता है। इस सरफेस के ऊपर जो होता है ये सब कुछ होता है, ना लिक्विड के अंदर होता है ना गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, दोनों के दरमियान में होता है, मतलब कि लिक्विड सरफेस के ऊपर होता है। Molecules in vapor phase is collide with the walls and the lid of the container causing pressure. मैंने आपको पहले बताया, जो मॉलिक्यूल्स हुए हैं हमारे पास किस चीज़ के, गैस मॉलिक्यूल्स, ये टकराते हैं किसके साथ, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर। ये इसके फैक्टर्स में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी कुछ देर के अंदर, कि कैसे जो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर को। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। कल हमने एवेपोरेशन के पढ़े थे फैक्टर्स, ये भी सेम वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर से मुराद क्या है कि वो किस खसूसियात का लिक्विड है, कि उस लिक्विड की, स्पेसिफिक लिक्विड की क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो क्या अपनी स्पेसिफिसिटी शो करता है कि जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक लिक्विड बन जाता है। जैसे हमें पता है दो तरह के हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, पोलर लिक्विड्स और नॉन पोलर लिक्विड्स। वो कहते हैं कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत लो होता है, जबकि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस पॉइंट को उन्होंने रिलेट किया है किस चीज़ से, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से, IMF से। आपको पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इस वजह से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, कि वो जल्दी से लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पोलर लिक्विड्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, जल्दी होता है लेकिन इतनी जल्दी वो उसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। आपको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो जो होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं वेपर प्रेशर के अंदर। ठीक है। दूसरा फैक्टर देखें तो वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों देखो, जिनका स्मॉल साइज होगा मॉलिक्यूल्स का, तो आपके ख्याल से क्या वो जल्दी एवेपोरेट करेंगे, क्या जल्दी उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा? तो डेफिनेटली बच्चों, जिनका स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनका स्मॉल साइज होगा, तो वो एवेपोरेट जल्दी करेंगे। जब वो एवेपोरेट जल्दी करेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा।
अगर हम बिग साइज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या उनकी एवेपोरेशन आसानी से होगी? नहीं बच्चों, उनकी एवेपोरेशन को टाइम लगेगा। फिर इसकी वजह से जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो भी डिक्रीज करेगा, टाइम लेगा वेपर प्रेशर डेवलप होने के अंदर, लिक्विड्स का गैस में कन्वर्ट होना, इस चीज़ के लिए वो टाइम लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है हेक्सेन जिसका फॉर्मूला है C6H14, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल है डिकेन C10H22। तो आप बताओ इन दोनों में से स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑब्वियसली जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। तो इसकी वजह से इसकी एवेपोरेशन जो होगी वो ज़्यादा जल्दी होगी और इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा ये वेपर प्रेशर जो होगा वो एग्जर्ट करेगा कंटेनर के ऊपर, इरिस्पेक्टिव टू डिकेन। डिकेन का एवेपोरेशन रेट भी लेस होगा और उसका वेपर प्रेशर भी लेस होगा। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर जो होता है वो वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। तो जिस तरह एवेपोरेशन जो होती है वो इंक्रीज करती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सेम वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन जो होगी वो इंक्रीज करेगी। मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी मोशन को स्पीड अप करेंगे। जब मोशन को स्पीड अप करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली लिक्विड जो होगी वो गैस के अंदर ज़्यादा जल्दी से कन्वर्जन होगी। ठीक है, सेम इस तरह लिक्विड गैस टू लिक्विड। ठीक है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं कि बुक पे क्या लिखा है। नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का लिक्विड है। पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। कहते हैं कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है रिस्पेक्टिव टू नॉन पोलर लिक्विड्स। Stronger intermolecular forces led to lower vapor pressure. For example, water has less vapor pressure than alcohol due to strong attraction. यहाँ पर एक पॉइंट, ये भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि दोनों जो अल्कोहल हो गया वाटर हो गया दोनों हमारे पास पोलर लिक्विड्स हैं, पोलर लिक्विड्स है ना। लेकिन यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है देन दैट ऑफ अल्कोहल। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो लेस होता है। ठीक है, size of molecules, smaller molecules can evaporate more easily than larger ones. Smaller molecules exerts high vapor pressure. Hexane, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, evaporates more rapidly and exerts more pressure than decane C10H22. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर का। वेपर प्रेशर चेंजेस विद टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो होता है वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। हायर टेम्परेचर रिजल्ट इन हायर वेपर प्रेशर। Increased temperature provides molecules with enough kinetic energy to vaporize and exert vapor pressure। जो मैंने आपको पहले बात बताई, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एब्रप्टली चेंज करते हैं लिक्विड को गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब यहाँ पर आपकी बुक का एक टेबल बना हुआ है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका वेपर प्रेशर था 4.58। टेम्परेचर 20 हुआ तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ 17.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। टेम्परेचर 40 हुआ देन इंक्रीज 53.3। 60 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 149.4। 80 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 355.1। 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 760 मिलीमीटर AG। ये जो पॉइंट है ना 100 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर AG का, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा कल का लेक्चर बेस करता है। आपने इस पॉइंट को याद रखना है, उस पर सोचना है कि 760 वेपर प्रेशर आखिर है क्या चीज़ और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मैम ने आखिर क्या बताया था कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता है। आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है क्या होता है उस टाइम पर जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये 760 इतना पर्टिकुलर क्या चीज़ है ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। और इस चीज़ को हम डिस्क्लोज करेंगे अपने इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। ओके बच्चों, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।